नमस्कार दोस्तों, जसीटेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि आज सुबह जब प्री मार्केट अपडेट का वीडियो दिया तो उसमें मैंने क्लियर लिखा कि ये गैप अप होगा, लेकिन हुआ क्या? गैप डाउन हुआ। बहुत बार ऐसा हो जाता है भाई, लेकिन उसके कुछ कारण थे जो मैंने कहा था कि गैप अप होने के आसार हैं, चांसेस हैं। मैं गिफ्ट निफ्टी नहीं देखता, आप लोगों को सबको मालूम है। मेरा मेन फोकस होता है न्यूज़ पे और टेक्निकल्स पे। और खबर ऐसी थी कि जो 6 अप्रैल तक की मोहलत दे दी गई है, जो 6 अप्रैल तक का जो अटैक करना था पार स्टेशंस पे ईरान के अमेरिका द्वारा, उनको जो अभी सस्पेंड कर दिया गया है, वो मुझे एक प्रमुख कारण लगा था जिससे मुझे लगता था कि एक गैप अप ओपन हो सकता है और जो रैली पिछले 2-3 दिन चली थी वो कंटिन्यू हो सकती है। लेकिन मैं बिल्कुल गलत था और इसको मुझे एक्सेप्ट करने में रत्ती भर भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं बिल्कुल गलत ठहरा उस चीज़ के लिए। और उसके बाद आज एक गैप डाउन ओपनिंग हुई। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 23,173 के आसपास, 23,173 के आसपास ओपनिंग हुई। और वही पहले 1-2 मिनट में जो 23,180 के आसपास का हाई लग गया और उसके बाद टूटे। और ऐसे टूटे कि फिर आपको पता है 23,000 पे भी सांस लेने का मौका नहीं मिला और 22,800 तक हम पहुंचे हैं। लोएस्ट ट्रेजेक्टरी पे हम लोग क्लोज हुए, ऑलमोस्ट लोएस्ट पे हम लोग क्लोज होते हुए दिखाई पड़े हैं। बैंकिंग सेक्टर में अच्छी खासी मार पड़ रही थी। और अगर आपको याद हो, हाँ, इतना ज़रूर है कि मैंने सुबह भी यही कहा था और इवन कल रात्रि वाला जो शाम वाला जो वीडियो था उसमें भी यही कहा था कि हमको फोकस्ड रहना पड़ेगा कि बैंकिंग मेजर्स क्या करते हैं। कोई HDFC बैंक हो, ICICI बैंक हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक बैंक, ये क्या करते हैं। और साथ में हमको ये भी फोकस रखना पड़ेगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड क्या करता है। हालांकि मेरा जो व्यू था वो पॉजिटिव था और मुझे लगता था कि वो ये जो रैली जो 2-3 दिन पिछले हुई है वो चलती रहेगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ है। चलिए देखते हैं कि किस तरह से आज मार्केट चली है। क्या लेवल्स की तो खैर क्या ही बात करनी थी, बिकॉज ऑलरेडी हम जिस ट्रेजेक्टरी में ओपन हुए और उसके बाद फिर नीचे का ही रुख हुआ, तो लेवल्स तो मुझे लगता है कि एक बार में स्टार्टिंग में ही सारे के सारे जो थे वो कट गए थे। आप देख सकते हैं साहब किस तरह से लेवल्स आपके सामने मैंने 5 मिनट का चार्ट लगा रखा है। 23,245 के नीचे हम सेल साइड पे ही थे और हम तो ओपन ही 23,173 के आसपास हुए। 23,180 181 के आसपास का हमारा हाई लगा और उसके बाद 186 का, माफ़ कीजिए, 23,186 का हाई लगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। 22,804 का लो लगाया, 22,804 का क्लोजिंग दे दी 22,819 पर। निफ्टी फिफ्टी की अगर बात करेंगे तो 6 स्टॉक्स एडवांसेस में। अरे भाई क्या बात है, ये 6 कौन है भाई? ये 6 शूरवीर कौन है? आइए जरा देखने की कोशिश करते हैं। ये वो 6 शूरवीर हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC, विप्रो, भारती एयरटेल, TCS, कोल इंडिया और पावर ग्रिड। अब जब आप देखोगे ना तो नीचे देखोगे कि श्रीराम फिन 5.5%, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स 5%, रिलायंस 4.5%, सबसे बड़ा गड्ढा रिलायंस है जी आज का। इंडिगो 4.5%, बजाज फाइनेंस 4.25 4.5%। ये भी अगर आप बड़े बैंक्स की बात करोगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 4% के करीब टूटा है, 2% के करीब, 1.25 से 2% के करीब टूटा ICICI बैंक। HDFC बैंक की बात करोगे तो 3.25% के करीब HDFC बैंक भी टूटता हुआ हमको दिखाई दिया है। तो इंडेक्स को कौन कौन मूव मूव कर रहे थे नीचे की तरफ, आप देख सकते हैं। रिलायंस का सबसे बड़ा योगदान था मार्केट को नीचे लेके जाने में। और HDFC बैंक भी कहाँ पीछे था, वो भी ऐसा ही काम कर रहा था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक और बजाज फाइनेंस भी इंडेक्स को नीचे की तरफ ही, बड़े स्टॉक्स हैं, नीचे की तरफ ही लेकर जाने की कोशिश करते रहे। और हाँ, पांचों स्टॉक्स, 6 में से 5 जो है ONGC, भारती एयरटेल, TCS, विप्रो, पावर ग्रिड, इन्होंने कोशिश की लेकिन इनकी कोशिशें कहाँ कामयाब होती हैं। इतने बड़ा वेटेज इनका है ही नहीं दोस्तों। अब दोस्तों निफ्टी फिफ्टी की तो बात हो गई कि भाई हमारे लेवल किस तरह से टूटे, नीचे के लिए टूटे, वो देख सकते हैं। और उसका प्रमुख कारण आपको बता ही दिया है कि बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग वाज द मेन मेन कल्प्रेट इन फ्राइडेज मार्केट। 1450 पॉइंट, 1433 पॉइंट्स टू बी प्रिसाइज, डाउन साइड पे माइनस में हम क्लोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। 52,211 का लो, 52,211 का लो लगा है। और अगर हम बात करेंगे निफ्टी फिफ्टी के बाद बैंक निफ्टी की ही,
तो हमको दिखाई देगा कि अरे एक एक ऐसा स्टॉक था जो अनचेंज था, वो था फेडरल बैंक। बाकी 14 में से 13 स्टॉक्स तो पिटाई खाते हुए ही हमको दिखाई पड़े हैं। ऐसे ही देख लेते हैं, फिन निफ्टी की भी बात कर लेते हैं, निफ्टी फिन सर्विस की। निफ्टी फिन सर्विस की जब हम बात करते हैं तो ये लीजिए साहब, निफ्टी फिन सर्विस भी वही ढाक के 3 पात, ढाक के 3 पात गिरते ही चले गए। जब बैंकिंग नहीं चलेगा, फाइनेंशियल सेक्टर नहीं चलेगा, तो क्या होगा, मार्केट टोटल टूटी हुई दिखाई देगी। कहीं कुछ निफ्टी मिड कैप में डिफरेंट तो नहीं है। ये लीजिए निफ्टी मिड कैप, निफ्टी मिड कैप में 12,700 के ऊपर हम ओपन हुए थे, और उसके नीचे हम 12,699 जब तोड़ा तो आपको पता 12,651, 12,600, 608 भी आया, और भाई 12,489 तक का लो लगाया। बहुत तकड़ी पिटाई हुई है। और शायद मैं भी इस पिटाई के लिए, मेरे को, मैं मतलब ठीक है टेक्निकल से एक डिफरेंट चीज़ होती है, लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं ये लगता था कि नहीं यार, यहाँ से कुछ सांस लेने का मौका मिल जाएगा। चाहे वो ये कहिए कि मेरा एक बायस था कि यार मेरा भी पोर्टफोलियो है रेड में है, और कहीं शायद वो ग्रीन में आ जाए, तो मेरा एक बायस हो सकता है। और मेरा वो बायस शायद आज सबको दिखाई भी दिया, आज वो मेरे को भी दिखाई दिया, मुझे नहीं सबको, आप लोगों को दिखाई दिया होगा कि कैसे मैंने कहा कि गैप अप हो सकता है, और उसके बाद जो स्थितियां हुई हैं वो आप लोगों ने देखी हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ूं और देखते हैं कि सिचुएशन है क्या। निफ्टी 50 पे ही बात करेंगे, और आपको मालूम है कि सोमवार को एक्सपायरी भी है, मंथली एक्सपायरी। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, मिड कैप, फिन निफ्टी, इन चारों इंडाइसेस जो एनएससी के चारों इंडाइसेस हैं, इनकी एक्सपायरी है। तो इसको भी देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन है। बेसिकली हम निफ्टी 50 का ही चार्ट लेंगे अभी, और ओवर द वीकेंड बिकॉज सैटरडे संडे है, तो बाकी जो इंडाइसेस हैं सबकी एक्सपायरी पर भी चर्चा करने की कोशिश करूँगा। लेकिन हालात बद से बदतर होते हुए नज़र आ ही रहे हैं। लेकिन आज मैं एक बात बता दूं, आज 27 मार्च है, तो आज रात को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक का एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। फ्री है उसमें एंट्री। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सबने उसके लिए रजिस्टर कर लिया होगा, नहीं किया तो अभी भी रजिस्टर कर सकते हैं। आप लोग देख रहे होंगे एक नीचे आपको स्क्रीन पे डेल्टा एक्सचेंज लिखा हुआ एक आपको क्यूआर कोड दिख रहा होगा। आप इस क्यूआर कोड का यूज़ करके अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, और अकाउंट खुलवाने के बाद जो नंबर आपको नीचे पट्टी पर स्क्रॉल पे दिखाई दे रहा है 7834876736, उस नंबर पर स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं, स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, तो 8 से 9 वाले बैच में आपको एंट्री मिल जाएगी, और ये 3 दिन का बैच होगा, इसकी कोई फीस नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि किस तरह से मार्केट की स्थितियां हैं। मार्केट पर चलते हैं वापस, और ये रहा साहब निफ्टी 50 का चार्ट लगाता हूँ। ये तो निफ्टी मिड सेलेक्ट का चार्ट है। निफ्टी 50 से शुरुआत करते हैं। निफ्टी 50 पिटाई खाता हुआ, भाई बुरी तरह से पिटाई खाई है, उम्मीद से ज़्यादा पिट रहा है, क्या करें साहब। 1 डे का चार्ट सबसे पहले। सब अगर आप देखोगे ना, मार्च में सिर्फ एक दिन ऐसा है जब हमने इससे बुरी क्लोजिंग की है। इससे ज़्यादा बुरी क्लोजिंग सिर्फ हमने 23 मार्च को की थी, 23 मार्च को की थी। उसके बाद हमको लगा था कि एक बाउंस आ रहा है, अपसाइड का रुख आ रहा है, और उम्मीद पे दुनिया कायम वाली कहानी बनती हुई दिख रही थी। लेकिन आज हमने पिछले दोनों दिनों के क्लोज के नीचे क्लोज दिया है। जो हमने क्लोज वेडनेसडे को दिया, जो हमने क्लोज ट्यूसडे को दिया, उन दोनों के दिनों के क्लोज के नीचे हमारे को आज क्लोज मिला है। ऑलरेडी मैं स्टॉक्स पे बात कर चुका हूँ कौन कौन से स्टॉक्स इसके कल्प्रिट्स हैं, लेकिन हम 200 डेमा भैया अभी भी ये समझ लो कि 25,000 के आसपास है। 24,989, 990, 24,990, यानी कि जहाँ पे है वहाँ से 2100-2200 पॉइंट ऊपर, 2000 नहीं, अब तो 21-2200 पॉइंट ऊपर बैठा हुआ स्थित नज़र आ रहा है। 23 जी, लगभग 2000 पॉइंट ऊपर निफ्टी 50 का डेमा में 200 डेमा नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वीकली में करूं, तो भाई हफ्ते दर हफ्ते हमको क्या देखने को मिल रहा है कि अब हम 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे जा चुके हैं। पिछले हफ्ते हमने क्या बात की थी? पिछले हफ्ते हमने बात की थी कि भाई लगातार 2 हफ्ते ऐसे हो चुके हैं जब हमको वीक ऑन वीक
डाउन 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 साइड का रुख मिलता हुआ दिख रहा है और लोअर लोज लगते हुए दिख रहे हैं और क्लोजिंग भी पिछले क्लोज से नीचे मिलती हुई दिख रही है। तो भाई तीसरा हफ्ता है, थर्ड वीक है, एक लगातार 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे, 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे वी आर इन द थर्ड वीक। हालांकि कुछ लोग इस बात को कहेंगे दैट दिस वाज अ ट्रंकेटेड वीक। यस, दिस वाज अ ट्रंकेटेड वीक। मंडे ट्यूसडे के बाद आपको मुझे लगता है एक तो बीच में पहले छुट्टी थी, फिर उसके बाद थर्सडे की छुट्टी थी। ये 3 ही दिन का वीक था, 3 दिन का ही वीक था और 3 दिन के वीक में अब आपने देख ही लिया है कि क्या स्थितियाँ हैं। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है कि दोनों तरफ की कोशिशें हुई हैं इस हफ्ते में। अगर आप देखोगे एक स्पिनिंग टॉप कैंडल, डोजी टाइप कैंडल बनती हुई तो ज़रूर दिखाई दी है और ऐसा लग रहा है कि कोशिशें दोनों तरफ हुई हैं। क्या अगला हफ्ता भी ऐसे ही नीचे की तरफ जाते रहेंगे या यहीं से कोई रिवर्सल आएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं अब ऐसा लगता है लोगों को कि 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आ सकता है। हालांकि मैं पिछले हफ्ते भी आपसे डिस्कस कर रहा था कि ऐसी स्थितियां जब हमारी हुई थी वो हुई थी 2020 मार्च में। मार्च 2020 में हमने देखा था 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही नहीं, तब तो हमको 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी टूटता हुआ दिख गया था। बट अब यहाँ पर एक नया सिनेरियो ये है कि 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे हम क्लोजर दे रहे हैं। कितने बार? एक नहीं, दो नहीं, तीन हफ्ते। थ्री कैंडल्स ऐसी हैं जिन्होंने क्लोज दिया है 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे, 100 और 200 के बीच। ऐसा पहले मार्च 2020 से पहले अगर लगातार, मुझे नहीं लगता, वो ठीक है अपसाइड पे जाते हुए ज़रूर दिखा होगा, लेकिन इससे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ज़रूर दिखा था एक बार को। दैट वाज इन 2016, 2016, यानी 10 साल पुरानी हिस्ट्री रिपीट हो रही है जी। 10 साल पुरानी हिस्ट्री रिपीट होती हुई दिखाई पड़ रही है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब यही है उम्मीद कि भाई कुछ इस हफ्ते के एंड में, वीकेंड पे कुछ अच्छा हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए। इसे भाव क्या है? कुछ अच्छा हो जाए, कुछ ट्रंप और ईरान में कुछ समझौता हो जाए, कोई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाए और तो और क्रूड ऑयल थोड़ा शांत हो जाए, तभी उम्मीद करेंगे कि कुछ अपसाइड का मुख हो सकता है। वहीं दोस्तों अब ये भी यहाँ पर बताना ज़रूरी है कि कुछ एक और चीज़ें भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि रुपए का क्या हाल है भाई? रुपए का हाल बुरा है। 95 रुपये के आसपास आ चुका है डॉलर रुपीज़। 95 रुपीज़ अ डॉलर, 95 रुपये। अब पता नहीं किसकी उम्र से ज़्यादा रुपया गिर रहा है और डॉलर बढ़ रहा है। 95 रुपीज़, यानी कि मुझे ये लगता है कि अभी कुछ देर पहले भी एक दोस्त से मेरी बात हो रही थी, वो कहता कि यार इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर इस तरह से रुपया गिरता रहता है। तो भैया ये याद रखना कि अगर ऐसे गिरता रहता है तो उसका एक चीज़ हो गई है कि ब्याज दरें बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। इंटरेस्ट रेट्स जो आप लोन लेते हो ना, कोई होम लोन लेता है, कोई पर्सनल लोन लेता है, खास करके होम लोन्स, क्योंकि लॉन्ग टर्म लोन्स वही हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं 25 बेसिस पॉइंट्स की बजाय भी 50 बेसिस पॉइंट्स कहीं बढ़ाया ना जाए, बढ़ने का पूरा पूरा चांस है। इन्फ्लेशन की क्या स्थितियाँ आपको पता है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ा कारण इसका क्या है? रुपी डेप्रिसिएशन, तो करेंसी डेप्रिसिएशन तो हो ही रही है, साथ में एफआईआईज़ का आउटफ्लो चल रहा है। और एफआईआईज़ का आउटफ्लो क्या आज से चल रहा है? क्या गवर्नमेंट ने कुछ इसके लिए किया नहीं है? मुझे तो लगता नहीं कुछ किया। अब कई लोग आ जाएंगे, साहब तुम तो ऐसी बात करते हो, वैसी बात करते हो, लेकिन मुझे लग रहा है 17-18 महीने हो गए हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस वाली जो कहानी निर्मला ताई ने गाई थी, उसके बाद से मुझे नहीं लगता, मंथ ऑन मंथ बाहर ही गया है पैसा, मंथ ऑन मंथ बाहर गया है। एफआईआईज़ जो हैं आउटफ्लो ही किए हैं और अब कुछ ना कुछ मेजर लेना चाहिए। आरबीआई को भी मेजर लेना चाहिए करेंसी के लिए, और गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ सोचना चाहिए कि किस तरह से मार्केट्स को स्टेबल किया जाए, मार्केट्स में बेहतरी लाई जाए, और किस तरह से वो क्या कर सकते हैं। एक ही चीज़ है कि भाई एफआईआईज़ को किस तरह लाना है, वही मसला है। एफआईआईज़ आएंगे
तभी मार्केट में कुछ शांति आएगी, तभी हरियाली आएगी, वरना तो दिक्कत ही दिक्कत आती रहेगी। कई लोग कहेंगे साहब अब एक्सपायरी कहाँ होगी। एक्सपायरी के लिए कल मैं एक बार को ऑप्शन चेन के ऊपर पूरा वीडियो बना दूंगा। एंड आई वुड लाइक टू फोकस, बिकॉज अब मैं भी ना कई बार बह जाता हूँ, जैसे आज सुबह बह गया था कि नहीं यार ऐसी न्यूज़ आई है, ये हो सकता है, हो सकता है। नहीं, आई थिंक आई विल स्ट्रिक्टली फोकस ऑन टेक्निकल्स, वही बेहतर है। तो आज रात्रि 8 बजे मुलाकात करते हैं, मुलाकात करेंगे, देखते हैं क्या कुछ अगर सीखने को आपके लिए भी कुछ होगा तो ज़रूर सीखिएगा। याद रखिएगा जो भी बातचीत वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई, इसका बाइसल की सलाह से कोई लेने देने नहीं है। बाइसल की सलाह के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप ऑलरेडी लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जैसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की दोस्तों, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर मंडे, बाय बाय।